जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। घटना चक्र जीएस पॉइंटर के साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के तहत आज कुछ प्रश्नों को फिर से लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, गर्म करने से विस्तारण, ठीक है, और इसका उत्तर दिया गया है पदार्थ का घनत्व घटा देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कि गर्म करने पर ये जो विस्तार होता है, ठीक है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। विस्तारण का मतलब हुआ प्रसार, ठीक है। तो जब उसमें प्रसार होता है तो उस प्रसार के होने से उस पदार्थ के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यही प्रश्न आपका है, अर्थात पूछ रहा है कि जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा प्रसार होता है, तो उस प्रसार के कारण उस पदार्थ के, अर्थात जिसको हमने गर्म किया है, उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि उसका घनत्व घटा देता है, अर्थात घट जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है, ठीक है। तो आइए, ये चैप्टर जो है, ये प्रश्न ये ऊष्मा से संबंधित है, ठीक है। तो ऊष्मा में देखिए एक है ऊष्मा प्रसार गुणांक, ऊष्मा प्रसार गुणांक, ठीक है। एक सब टॉपिक है इसका ऊष्मा का, हीट का, ठीक है। तो इसके तहत क्या बताया गया है, इसके तहत ये कहा गया है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो ऊष्मा प्राप्ति से उस पदार्थ के आयतन, क्षेत्रफल अथवा लंबाई में वृद्धि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान ले ये सिद्धांत है कि जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो या तो उसका आयतन बढ़ेगा, या तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अथवा उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल के, आयतन के अथवा लंबाई के बढ़ने के बाद उस पदार्थ का घनत्व घटता कैसे है, ठीक है, या घटता है कि बढ़ता है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, मान ले कि हम यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको ले रहे हैं कि हमारे पास 5 फीट लंबाई का एक पाइप है, ठीक है। अब ये पाइप किसी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, रबड़ का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी का भी एक पाइप आप ले रहे हैं जिसकी लंबाई कितना दिया है, ये लंबाई प्रारंभ में 5 फीट दिया है, ठीक है। अब ये 5 फीट लंबाई का है, और अगर हम इसी 5 फीट लंबाई को ये देख ले कि इसका वजन, अर्थात द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान मान लें कि 1 किलोग्राम का है, ठीक। ये 5 फीट रबड़ का पाइप है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का है, ठीक। तो अब यहाँ पर जब हम इस पाइप को गर्म करेंगे तो इस पाइप को गर्म करने पर मान लीजिए कि प्रारंभिक लंबाई इसकी है, ये इसकी प्रारंभिक लंबाई है। प्रारंभिक लंबाई कितना है, 5 फीट है, ठीक है। तो यहाँ ए से लेकर बी तक, यह दूरी बिंदु ए से बी तक की 5 फीट की लंबाई का पाइप लिए। पाइप लेने के बाद हमने इसको यहाँ पर गर्म करना प्रारंभ किया है, ठीक। तो गर्म करते समय अब क्या होगा, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये देखेंगे कि इसके आयतन में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। इसका आयतन कुछ बढ़ जाता है, अर्थात जो उसका पाइप का मुंह होता है उस मुंह को आप देखेंगे तो कुछ ये चौड़ा हो जाता है, ठीक। तो चौड़ा होने के बाद इसका मतलब है कि इसके आयतन में वृद्धि हुआ है, ठीक। तो आयतन में जो ये वृद्धि हुआ है, तो क्या यहाँ पर हम 5 फीट लंबाई के पाइप को कुछ बढ़ा रहे हैं, अलग से जोड़ रहे हैं? तो अलग से हमने नहीं जोड़ा है, हम
1 किलोग्राम का था तो 1 ही किलोग्राम का वो पाइप है, और 5 फीट लंबाई का है तो 5 फीट लंबाई के ही पाइप को है गर्म करने के बाद जो वो बढ़ रहा है उसको हमने अलग से नहीं जोड़ा, बल्कि क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा क्षेत्रफल में वृद्धि क्यों होता है। तो इसे देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है, ठीक, कोई भी ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ का घनत्व प्रारंभ में क्या होगा, उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। जितने भी पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस, उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस पदार्थ का होता है। घनत्व का मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक घनत्व का मतलब हुआ कि उसमें जितने अणु लगे हुए हैं, कण लगे हुए हैं, वे सभी कण आपस में एकदम सटे हुए हैं, ठीक है, आपस में एकदम सटे हुए हैं, घना एकदम बसा हुआ है, बधा हुआ है आपस में। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, गर्म करने से पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। अर्थात ऊष्मा प्राप्त करने के बाद अब ये जो इसके कण थे इसमें, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, तो इनके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते जितने कण थे, मान लीजिए कि प्रारंभ में 50 कण थे, अब वो 50 कण आपस में दूर दूर जाकर बस गए, तो दूर दूर जितने होंगे, तो दूर होने की वजह से जो अभी तक एकदम गैपिंग नहीं था उसके बीच में, तो जब हम गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो उस गैप के बढ़ाने के कारण उसका लंबाई क्या हो रहा है, उसकी लंबाई, आयतन अथवा क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो अगर कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब उसका प्रारंभिक घनत्व क्या था, तो प्रारंभिक घनत्व अधिक था, और अब हम जब उसके बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं तो घनत्व क्या हो रहा है, घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कणों के बीच की दूरी बढ़ने के कारण उसके आयतन में, क्षेत्रफल में अथवा लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है, और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप पदार्थ का जो प्रारंभिक घनत्व होता है वो कुछ घट जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, पदार्थ को गर्म करने पर उनके कणों की बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बीच की दूरी घटती है, वो बढ़ती है, ठीक है। बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात यही प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जाता कि गर्म करने के बाद पदार्थ के कणों की बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ये देख रहे हैं कि बीच की दूरी बढ़ती है। बीच की दूरी को बढ़ने को ही कहा जा रहा है कि घनत्व घट रहा है। तो चाहे बीच की दूरी के प्रश्न पूछे तो बीच की दूरी बढ़ेगी, और घनत्व के संबंध में प्रश्न पूछेगा तो घनत्व घटेगा, ठीक है। तो इतने प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जब बर्फ पिघलती है तब, ठीक है, तो बर्फ पिघलने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आयतन क्या है, उसका आयतन घटता है, ठीक है। ये भी ऊष्मा के संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या सही जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तापमापी पैमाने, ठीक है। तो हम कुल 3 प्रकार के तापमापी पैमाने को यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ठीक। 3 प्रकार के तापमापी पैमाने हैं। पहला है यहाँ पर सेल्सियस पैमाना, दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना, और तीसरा है केल्विन पैमाना, ठीक है। 3 प्रकार के पैमाने हैं। अब इस 3 प्रकार के पैमाने में हम देखें जल, अगर इन 3 प्रकार के पैमाने में हम पहले ले रहे हैं जल का हिमांक बिंदु, ठीक, हिमांक मतलब जमाव बिंदु। तो यहाँ पर सेल्सियस पैमाने पर जल का जमाव बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वही जल का जमाव बिंदु जो सेल्सियस पैमाने पर 0 होता है, वही फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन होगा, ठीक।
ठीक। तो ये 273 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस ये क्या हुआ, ये जल का हिमांक बिंदु हुआ। अर्थात यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आकर या 273 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाने के बाद जल क्या हो जाता है, ये पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो बर्फ में बदलेगा जब ये पानी, तो पानी को बर्फ में बदलने से उसका आयतन क्या होता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अर्थात ये हम कहें कि सर्वाधिक होता है। ठीक, अगर हम प्रश्न करें कि जल का आयतन सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होगा, तो जल का सर्वाधिक आयतन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है या 273 केल्विन पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जब पानी को बर्फ में बदलेंगे तो बर्फ का आयतन अर्थात पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है, ठीक, तो बर्फ के पिघलने से क्या होगा, तो बर्फ जब पिघलेगा तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम 4 डिग्री सेल्सियस तक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आयतन देखिए, आयतन यहाँ सर्वाधिक होता है। ठीक, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सर्वाधिक होगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक, तो जहाँ पर घनत्व सर्वाधिक होगा वहाँ आयतन क्या होगा, वहाँ आयतन सबसे कम होता है, सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब पानी को हम बर्फ में बनाना चाहते हैं तो बर्फ में बदलने के लिए उसका तापमान हमको 0 डिग्री सेल्सियस रखना है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम फिर इसको पिघलाने का प्रयास किए, अर्थात तापमान बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ को जब हम पिघलाएंगे तो 1 डिग्री से वो पिघलना शुरू होगा अर्थात पानी में बदलेगा, और जैसे जैसे वो पानी में बदलना शुरू होगा उसका तापमान भी बढ़ता शुरू होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा और उसका घनत्व बढ़ता जाता है। कहाँ तक, ये 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते उसका आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ जाता है। और कहाँ पर घनत्व सर्वाधिक होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप, ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसी प्रश्न को दूसरे रूप में क्या पूछा जाता है कि जब पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होगा, तब उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो जब हम पानी को जमाते हैं अर्थात बर्फ में बदलेंगे तो बर्फ में बदलने के बाद उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन जब बर्फ पिघलकर फिर से पानी में बदलती है तो उसका आयतन घटता है। ठीक है, इसी प्रश्न से एक रूप से दूसरे रूप का प्रश्न पूछा जाता है आपसे। एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ठंडी के दिनों में, ठीक है, सर्दी के दिनों में या ठंडी के दिनों में पानी की सप्लाई की पाइप फट जाती है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ठंडी के दिनों में जो पानी की सप्लाई की पाइप होती है घरों में वो अक्सर प्रायः फट जाती है, क्यों ऐसा होता है, तो इसका उत्तर भी यही है, इसका उत्तर ही यही प्रश्न है। अर्थात दूसरे रूप में केवल पूछा है, प्रश्न का केवल पूछने का स्वरूप बदला है। वहाँ भी यही पूछ रहा है कि जब पानी जमता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही प्रश्न सेम प्रश्न है, लेकिन पूछने का तरीका केवल बदल दिया है। तो आप देखिए, हम कह रहे हैं कि सर्दी के दिनों में पाइप का फटना, ठीक, ये किस पर निर्भर किया, तो पाइप फटा क्यों, क्योंकि जब तक पाइप में पानी था तो उसका आयतन कम था। ठीक, अब लेकिन पाइप का आयतन तो उतना ही है, पाइप का आयतन परिवर्तित नहीं हुआ, चाहे ठंडी है चाहे गर्मी है। ठीक है, पाइप हमारा वही है, लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी के दिनों में ऊष्मा का प्रसार, वो ऊष्मीय प्रसार गुणांक घट जाता है, अर्थात तापमान के घटने के कारण हल्का सा वो सिंक करेगा। ठीक, तो वहाँ पर पाइप का आयतन उतना ही रहा मान लीजिए, या तो उससे कुछ कम हुआ, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे पानी बर्फ में बदलना शुरू हुआ,
ठंडी के दिनों में क्या होगा, ठंडी के दिनों में पानी क्या हो जाता है, पानी बर्फ में बदल जाता है, और पानी के बर्फ में बदलने से उसका आयतन क्या होगा, अब बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक, उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन के बढ़ने से क्या होगा, आयतन के बढ़ने से पाइप के ऊपर एक दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और उस प्रेशर के कारण पाइप फट जाया करती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ठंडी के दिनों में पानी के सप्लाई का पाइप फटता क्यों है, तो उसका भी जवाब यही देंगे क्योंकि पानी बर्फ में जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से पानी पाइप के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, उसी प्रेशर के कारण पाइप फट जाया करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अब यहाँ पर कारण भी इसका दिया है, कारण दे रहा है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ठीक, तो यहाँ उत्तर दिया है कि ए और आर दोनों सही है, अर्थात कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात आर जो है, कारण जो है, एक पहले कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या ये सही है, तो और अगर दोनों सही हैं तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं है, क्यों व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, आइए इस प्रश्न पर हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। अब यहाँ कर रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। ठीक है, अर्थात अगर हम मान लें कि दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया गया, ये कांच है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने गर्म किया, और ये तांबे का टुकड़ा है, ठीक, इसको भी हमने 100 डिग्री सेल्सियस ही तापमान दिया है। ठीक, दोनों को समान तापमान दिया, लेकिन अब कह रहा है कि तांबे का टुकड़ा कांच की टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, जबकि दोनों को हमने तापमान समान दिया है। तो समान तापमान पर रखते हुए भी तांबे का टुकड़ा ज़्यादा गर्म क्यों लगता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। ठीक, वैज्ञानिक किरचॉफ ने एक नियम दिया है जिसे हम कहते हैं अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। ठीक, अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है, या हम ये कहें कि बुरा अवशोषक बुरा उत्सर्जक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ये जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक, ये पदार्थ जो होंगे, ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ। ठीक, दूसरे को हम कहते हैं कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, और तीसरे को हम कहते हैं अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। ठीक, ये 3 प्रकार के हैं, अर्थात गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे सामने पदार्थ हुए। ठीक है, तो सुचालक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो ऊष्मा को तेजी के साथ ग्रहण करता है, अच्छी तरह से ग्रहण करता है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है, ऐसे पदार्थ को हम सुचालक कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होता उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और अर्धचालक जो होता है ये सुचालक और कुचालक के बीच होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए सुचालक में क्या रखते हैं हम लोग, सुचालक में हम रखते हैं सभी धातुओं को, सभी धातुओं को। ठीक, अब धातु में हमारा सोना चांदी तांबा सब आ जाता है। ठीक है, तो जितने धातु हैं ये क्या हैं, ये सुचालक हैं। और कुचालक में हम क्या रखते हैं, कुचालक में हम रखते हैं कांच को, लकड़ी को, ठीक, लकड़ी को, हवा अर्थात गैस को, रबर को, ठीक, प्लास्टिक को, प्लास्टिक को, ये सारे क्या हैं, ये कुचालक पदार्थ हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि तांबा हमारा क्या हुआ, तांबा हमारा सुचालक पदार्थ होगा। ठीक, तांबा हमारा क्या होगा, ये सुचालक हुआ। ठीक।
ठीक। तो सुचालक का मतलब क्या हुआ, जब हम इसमें ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा को एक सिरे से देंगे, ठीक, एक सिरे से यहाँ पर केवल गर्म करेंगे। और हमने बताया था कि चालन विधि, ठीक, चालन विधि। तो चालन विधि में हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, चालन विधि में ये बताया था कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसके एक सिरे को केवल गर्म किया जाता है और पदार्थ का कण बिना अपना स्थान परिवर्तित किए हुए ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे सिरे तक कर देता है। तो यहाँ पर इस सिरे को हमने गर्म किया। अब ये सिरे के जितने कण हैं, जितने परमाणु हैं, वो अपना स्थान तो नहीं परिवर्तित करेंगे, लेकिन ऊष्मा को ट्रांसफर करते जाएंगे अपने बगल वाले को, और बगल बगल ऊष्मा का स्थानांतरण करते करते ये पूरा का पूरा दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, ये दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है आसानी से, ठीक। अब यहाँ पर देखें, कांच जो है ये कुचालक पदार्थ है, कुचालक है। तो कुचालक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पदार्थ जो गर्म करने के बाद ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस कांच के टुकड़े को यहाँ से गर्म किया, ठीक। तो यहाँ पर तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसको दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ तक को ही ग्रहण करके रह गया, इसका स्थानांतरण दूसरे सिरे तक नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जब हम अब छुएंगे, उसको टच करेंगे दोनों को, तो स्पर्श करने के बाद हम ये देखेंगे कि चूंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है, तो सुचालक होने के कारण ये हमारे हाथ की गर्मी को तेजी के साथ अवशोषित करने लगेगा, ठीक है। तो हाथ की गर्मी को जब ये तेजी के साथ अवशोषित करेगा तो उसकी अपेक्षा जब हम देखेंगे तो ये सुचालक होने के कारण हमें ज़्यादा गर्म लगेगा, जबकि कांच का टुकड़ा ये कुचालक होने के कारण हमारे हाथ की गर्मी को अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए हमको अपेक्षाकृत ठंडा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा गर्म लगने का कारण क्या हुआ, क्योंकि ज़्यादा गर्म लगने का कारण है कि ये सुचालक है जबकि कांच का टुकड़ा कुचालक है, ठीक है। तो इसका मुख्य आंसर अगर यही कारण के रूप में यहाँ पर दे देता, तांबा ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है, ठीक, ऊष्मा का सुचालक है, और कांच ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक है। तब तो ऐसी स्थिति में कथन और कारण सही भी होते और सही व्याख्या भी होती, अर्थात सही स्पष्टीकरण होता। क्यों? क्योंकि कथन का कारण वही होना चाहिए जिसके कारण वो कथन बना है। अर्थात यहाँ जिसके कारण दे रहा है कि तांबा क्यों ज़्यादा गर्म लगता है, तो तांबे का टुकड़ा ये गर्म लगने का कारण ये नहीं है कि तांबे का घनत्व ज़्यादा है, बल्कि इसका मुख्य कारण यह है कि तांबा ऊष्मा का सुचालक है और कांच ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। तो इस कारण से ये ऊष्मा का चालक कुचालक होने के कारण तांबा ज़्यादा गर्म लगता है, न कि तांबे का घनत्व ज़्यादा होने के कारण। यद्यपि तांबे का घनत्व तो वास्तव में कांच से अधिक ही होता है, तो ये तांबे का घनत्व ज़्यादा तो है, लेकिन इस घनत्व के कारण ये नहीं है कि ये ज़्यादा गर्म लगता है, बल्कि इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कि ऊष्मा का सुचालक और कुचालक पदार्थ होना, ठीक है। इसलिए इसका स्पष्टीकरण ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा हमको ज़्यादा आरामदायक क्यों, कंफर्टेबल क्यों लगता है। तो इसका कारण ये दे रहा है, इसका सही जवाब दे रहा है कि अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, अर्थात अवशोषित नहीं करता, इसीलिए कंफर्टेबल है, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग किरचॉफ के नियम से देखने का प्रयास करें। किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ का नियम अभी हमने आपको बताया कि अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक होता है, ठीक। और इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं, बुरा अवशोषक, बुरा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ ने ये बताया कि जो पदार्थ ऊष्मा को तेजी के साथ ग्रहण करता है, जितनी तेजी के साथ ग्रहण करेगा उतनी ही तेजी के साथ उसका उत्सर्जन भी करता है। अर्थात
यहाँ पर कथन का अर्थ ये हुआ कि जो पदार्थ जितनी जल्दी गर्म होता है उतना ही तेज ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, जिसको हम जितनी तेज गर्म करने की क्षमता जिसमें होगी, जो ऊष्मा को तेजी के साथ अवशोषित कर सकता है, वही तेजी के साथ उत्सर्जन करके वो ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जो पदार्थ जितनी देर से गर्म होता है वह उतना ही देर से ठंडा भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जिस पदार्थ को गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा उसको ठंडा होने में अधिक समय ही लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने किरचॉफ ने अच्छे अवशोषक के अंतर्गत क्या इन्होंने रखा है, इन्होंने कहा है कि अच्छा अवशोषक क्या क्या है, तो अच्छे अवशोषक में इन्होंने रखा है काले रंग को। ठीक, जो काले रंग का कोई भी पदार्थ होगा वो अच्छा अवशोषक माना जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से धरती को, या हम कहें रेगिस्तान को, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये अच्छे अवशोषक हैं। ठीक, इसी प्रकार से सभी धातुओं को ये हमारे अच्छे अवशोषक हैं। इसी प्रकार से खुरदरे पदार्थ को, ठीक, तो ये हमारे अच्छे अवशोषक हैं। अच्छा अवशोषक होने के कारण ये सूर्य की गर्मी को बहुत तेज़ी के साथ अवशोषित करते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जल्दी गर्म होने का प्रभाव क्या होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हुए कौन सा, ये अच्छे अवशोषक हुए। तो अच्छे अवशोषक के अंतर्गत काला रंग, रेगिस्तान, सभी धातुएं और खुरदरे पदार्थ को रखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं बुरा अवशोषक। तो बुरा अवशोषक के अंतर्गत किरचॉफ ने किसे रखा, सफ़ेद रंग, ठीक, इसके बाद चमकीला सतह, पानी अर्थात जल। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब बुरे अवशोषक हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। कह रहा है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों आरामदेह है, क्योंकि सफ़ेद का रंग क्या है, सफ़ेद रंग ऊष्मा का बुरा अवशोषक है। तो बुरा अवशोषक होने के कारण ये सूर्य की गर्मी को बहुत धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। ठीक, बहुत धीरे धीरे अवशोषित करेंगे। ठीक, अब बहुत धीरे अवशोषित करने का मतलब क्या हुआ, सूर्य की किरण तो उसके ऊपर पड़ ही रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, जैसे अब इसे यहाँ से समझिए, इस चीज़ को यहाँ से समझिए, ये सूर्य है, ठीक, और ये सफ़ेद कपड़ा है। ठीक है, सफ़ेद कपड़ा। ठीक, तो सूर्य की किरण तो इसके ऊपर पड़ रही है, लगातार पड़ रही है। जैसे सूर्य उदय हुआ तब से लेकर जब तक सूर्यास्त हो नहीं जाता, तब तक इसके ऊपर ये सूर्य का किरण आपतित हो रहा है। ठीक, आपतित हो रहा है। ठीक, तो आपतित तो उसी समय से होना शुरू हुआ, सूर्योदय के समय से। लेकिन ये धीरे क्यों गर्म हो रहा है, धीरे इसलिए गर्म हो रहा है कि जितनी किरण इसके ऊपर पड़ रही है ये सबको परावर्तित करते जा रही है। ठीक, तो सबको परावर्तित करते जाएगी तो अपने ऊपर पड़ने वाले किरण को कम से कम अवशोषित करेगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये तेजी के साथ गर्म नहीं होता और इसके कारण हमको गर्मी का एहसास नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ जवाब भी वही दिया है कि अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, अर्थात अवशोषित नहीं करता। इसी को हम कह सकते हैं अवशोषित नहीं करता। ठीक, तो अवशोषित इसीलिए नहीं कर रहा है
क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा किरण को परावर्तित कर देता है और परावर्तन करने के कारण अवशोषण नहीं होगा, जिसके कारण गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है। ठीक, अब यही प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि सर्दी के दिनों में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, तो सर्दी के दिनों में काले रंग का कपड़ा अर्थात रंगीन कपड़े को वरीयता दी जाती है। तो रंगीन कपड़ा या काले रंग का कपड़ा ये क्या करता है, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। ठीक, अर्थात अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा और ये कहें इसे दूसरे शब्द में कि कम से कम परावर्तित करता है। ठीक, अर्थात परावर्तित कम करेगा और अवशोषित ज़्यादा करता है। इसीलिए सर्दी के दिनों में काले या रंगीन कपड़े को वरीयता दी जाती है, जबकि गर्मी के दिनों में सफ़ेद रंग के कपड़े को वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न इसी से आपसे पूछा जा सकता है कि चमकदार सतह। ठीक है, तो चमकदार सतह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम चमड़े के जूते को बार बार पॉलिश क्यों करते हैं। ठीक, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्मी के दिनों में पॉलिशदार जूता या चप्पल ही पहनना चाहिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि यह चमकदार होगा, जितना पॉलिश करेंगे उतना उसमें चमक आएगी और चमक आने की वजह से क्या होगा, ये जब जूते को हम पहनेंगे तो जूता ये अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा के जितना सूर्य का किरण होगा, जितना इसके ऊपर आपतित होगा, ये सबको परावर्तित करते जाएगी और परावर्तन के कारण ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरण का कम से कम अवशोषण करेगी, जिससे ये गर्म नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए खुरदरी सतह। तो यहाँ खुरदरी सतह से क्या है कि जो खाना बनाने का बर्तन होता है, तो खाना बनाने की बर्तन से भी प्रश्न पूछा जाता है कि खाना बनाने के बर्तन की पेदी को हम खुरदरा और काला क्यों रखते हैं। तो खुरदरा और काला इसीलिए रखा जाता है क्योंकि खुरदरा सतह और काले रंग का सतह ये अपने ऊपर पड़ने वाले ऊष्मा किरण को अवशोषित करके जल्दी से गर्म हो जाता है। तो जितनी जल्दी गर्म होगा उतना हमको ईंधन की बचत होगी। ठीक है, तो ये इसी सिद्धांत पर, किरचॉफ के इसी नियम पर आधारित है ये सारे प्रश्न। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घटनाचक्र परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।